हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। माई इजी तरीका में आप सभी का वेलकम है। आज से हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ्स की न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझेंगे, जिससे आप अपनी बुक के क्वेश्चंस के साथ साथ अदर बुक के क्वेश्चंस भी खुद से सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। आपकी बुक का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर्स के बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा था, तो आपके दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम इसे 9th क्लास में पढ़ चुके हैं तो हम दोबारा से इसे 10th क्लास में क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमें उन नंबर्स के साथ डील नहीं करना है, यानी कि रैशनल और इरैशनल नंबर्स के साथ डील नहीं करना है, जबकि उनके फर्दर एप्लीकेशंस के बारे में डील करना है। तो हम इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। ये आपको जो नाम है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, आपको डिफ़िकल्ट समझने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी वीडियो में इसे अच्छी तरीके से समझेंगे कि क्या है ये चीज़। लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं कि क्या आपको वो टर्म्स पता है। जैसे कि जो फर्स्ट टर्म है वो है इवन नंबर। क्या आप इवन नंबर्स के बारे में जानते हैं? और क्या आप ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स, क्या आपको इन चारों के बारे में पता है? अगर नहीं पता है तो सबसे पहले आप इसे देखें और समझिए कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 खुद से ही डिवाइड होता है। 4, क्या 4 2 से डिवाइड होता है? हाँ, डिवाइड होता है। 6 ये भी 2 से डिवाइड होता है। 8, तो यानी कि जो भी 2 के मल्टीपल्स होंगे या 2 के टेबल्स में आते हैं वो क्या होंगे, हमारे इवन नंबर। 2 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, इवन नंबर्स। और ऑड नंबर जस्ट इवन नंबर का अपोजिट होता है, यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर। और 1 भी हमारा एक ऑड नंबर होता है। उसके बाद आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो 1 से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, तो हम 1 को फिर कंसीडर नहीं करते, हम बेसिकली ये कंसीडर करते हैं कि वो खुद से ही डिवाइड होंगे। तो ऐसे नंबर जो केवल और केवल खुद से डिवाइड हो वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का जो सबसे पहला नंबर होता है वो होता है 2। 2 इवन नंबर भी होता है और 2 प्राइम नंबर भी होता है। सेकंड नंबर है 3, 5, 7, 11। आप चाहे तो इनको किसी भी नंबर से डिवाइड करके देख लेना और पता करना कि क्या ये प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर एक मैंने नंबर लिया 4, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। कैसे, आप सोच रहे होगी कि कैसे लिखा हमने। तो 4 का हमें क्या करना है, बेसिकली हमें लेना है इसका एलसीएम। तो 2 2 × 4 फैक्टराइजेशन करेंगे हम, 2 1 × 2, तो हम इसको 2 × 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया, प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में लिख गया। या जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है और 2 के मल्टीपल्स में लिख गया, ये 2 के फैक्टर्स में लिख गया 4। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमने 6 ले लिया, 6 को फिर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 3 × 6 एंड 3 1 × 3। तो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 एक प्राइम नंबर है और 3 एक प्राइम नंबर है, तो हम इसे प्राइम नंबर्स के फैक्टर में या मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स जिन्हें हम मल्टीपल और फैक्टर्स के फॉर्म में, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स। तो आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, उसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है। तो आपके पास स्क्रीन में चॉकलेट बार दिख रहे हैं। सो इसको काउंट करते हैं। सबसे पहले ये कितने चॉकलेट्स बार है, तो ये 1 हो गया, ये 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे पास टोटल 9 चॉकलेट्स बाहर हैं। अब मैंने आपसे कहा कि आपको इसे 2 स्टूडेंट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है, इक्वली डिवाइड करना है। अगर आपसे ये कहा गया है कि इसे इक्वली डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसे डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 2 से। और किसे डिवाइड करोगे, 9 को। तो 9 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 और हमारा यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो आपका जवाब क्या आएगा कि हम यहाँ पर हर किसी को यानी कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को 4 चॉकलेट्स देंगे, बट यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगी, 1 चॉकलेट रिमेन रह जाएगी। तो यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि अगर इसे 3 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना हो तो हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर हम वही करेंगे, 3 से क्या करेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 टाइम्स जाएगा और ये यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो आपका जवाब आएगा कि हर स्टूडेंट्स को कितनी चॉकलेट मिलेंगी, 3 चॉकलेट्स मिलेंगी। तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। फिर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर 4 स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है तो क्या होगा, आप फिर से वही स्टेप अपनाओगे। क्या, 4 को 4 से डिवाइड करोगे 9 को। तो 9 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर 1 रिमाइंडर रह जाएगा। तो आप क्या बोलोगे कि हर स्टूडेंट्स को कितनी चॉकलेट आएंगी, 2 चॉकलेट्स आएंगी, 4 स्टूडेंट्स में बटेंगी, ठीक है। और बट क्या होगा, एक यहाँ पर रिमेन रह जाएगी। तो आपने ये देखा कि यहाँ पर क्या है कि या तो कोई नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है या फिर उसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह जा रहा है। और यही है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा थ्योरम, यही है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम, ठीक है। तो कोई भी नंबर अगर हम उसे ऐसे फॉर्म में लिख सके, यानी कि वो जितने टाइम्स डिवाइड होता है और जिससे डिवाइड होता है उसका मल्टीपल प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो आपने ये बचपन से पढ़ा हुआ है कि ये क्या होता है, ये हमारा होता है डिवाइजर और ये होता है हमारा डिविडेंड और ये होता है हमारा क्या, कोशेंट और ये होता है हमारा रिमाइंडर। तो हम किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो हम किसी भी नंबर को ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं और यही यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा का मतलब कुछ नहीं होता, एक प्रूवन थ्योरम होती है जिसके बिहाफ में या जिसकी हेल्प से हम अदर थ्योरम्स को यानी कि अदर स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist a unique integer q and r satisfying a is equal to b q plus r। तो यहाँ पर हमने डिविडेंड को क्या बोल दिया है, a बोल दिया है, डिवाइजर को हमने क्या बोल दिया है, b बोल दिया है, कोशेंट को हमने q बोल दिया है और रिमाइंडर को क्या बोल दिया है, r बोल दिया है। तो आपने देखा कि ये सिंपली वही डिवीजन फॉर्मूला है जो आपसे लॉन्ग डिवीजन फॉर्मूला है जो आप क्या बचपन से पढ़ते आए हो। और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि r हमेशा और हमेशा r ऑलवेज बी लेस देन किससे होगा, b से होगा, यानी कि डिवाइजर से वो क्या होगा, लेस देन होगा, डिवाइजर से लेस देन होगा और क्या होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। तो यही है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जब इसे पढ़ चुके हैं तो दोबारा से पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो लेम्मा का मतलब ये है कि हमें इसके हेल्प से किसी और थ्योरम को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा की जगह पे अगर हम एल्गोरिथम लिख दें या थ्योरम लिख दें तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें एचसीएफ निकालना होगा। अब आपके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आएगा कि हमें एचसीएफ निकालना तो आता है, सिंपली हम फैक्टराइज करते हैं और उसमें कॉमन फैक्टर को निकालते हैं और वही होता है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
और HCF को हम क्या बोलते हैं, GCD बोलते हैं, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं दो नंबर्स लूँ 2 और 10, ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर कह दिया जाए कि इसको HCF निकालना है, तो आप क्या करोगे, 2 का सबसे पहले फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 आएगा। फिर उसके बाद 10 को करोगे तो क्या आएगा, 2 5 जा 10 और यहाँ पे 5 1 जा 5, ठीक है। तो आप 2 को कैसे लिख दोगे, 2 को लिख दोगे 2 मल्टीप्लाई 1, और 10 को कैसे लिखोगे, 10 को लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। और आप यहाँ पे देखोगे कि 2 क्या है, कॉमन आ रहा है। अब 2 यहाँ पे अगर कॉमन आ रहा है तो 2 यहाँ का क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 और 10 को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से, कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर हमारा क्या हो, 0 हो, रिमाइंडर हमारा 0 हो। अब हमें इसकी हेल्प से HCF नहीं निकालना है, अब हमें निकालना कैसे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से। एल्गोरिथम भी कुछ नहीं होता है, बस क्या होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज करके कैसे HCF निकालेंगे। तो सबसे पहले 20 और 60, हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमें सबसे पहले इनमें ग्रेटेस्ट नंबर और लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर क्या करना होता है, चूज करना होता है। तो आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है कि 20 क्या है, स्मॉलर है, और 60 क्या है, लार्जर है, ठीक है। अब 20 यहाँ पे स्मॉलर है और 60 यहाँ पे लार्जर है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा क्या, कि हम सबसे पहले लेंगे स्मॉलर नंबर को, किस फॉर्म में, डिवाइज़र के फॉर्म में। स्मॉलर नंबर विल बी डिवाइज़र, स्मॉलर नंबर विल बी क्या होगा हमारा, डिवाइज़र, और जो लार्जर नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, डिविडेंड होगा। क्या होगा, डिविडेंड। सो लार्जर नंबर हमारा डिविडेंड होगा, और सिंपली हमें वही डिवीजन का फॉर्मूला अपनाना है। कैसे हम करेंगे, यहाँ पर 20 को डिवाइज़र लेंगे और 60 को क्या लेंगे, डिविडेंड लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो 2 3 जा 6 है ना, तो 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 आ गया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमें यहाँ पर तुरंत ही क्या मिल गया है, 0 मिल गया है। सबसे पहले हमें किस फॉर्म में इसे लिखना है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड क्या है, 60 है, डिवाइज़र क्या है हमारा, 20 है, क्वोशेंट हमारा क्या आया है, 3 आया है, प्लस रिमाइंडर कितना आया है, 0 आया है। तो अब यहाँ पर जो हमारा डिवाइज़र होगा वही क्या होगा, हमारा HCF होगा। इस स्टेप में जो भी डिवाइज़र होगा वो क्या होगा, हमारा HCF होगा। तो हेयर डिवाइज़र इज 20, so HCF of 20,60 will be क्या होगा, 20 होगा। आ गई बात आपको समझ में। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से भी करेंगे तब भी यही आएगा, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, यानी कि इसका HCF निकाल के हम देखते हैं। सो 210 एंड 55 में लार्जर कौन है और स्मॉलर कौन है, तो ये आपको साफ दिख रहा है कि ये क्या है, लार्जर है और ये क्या है, स्मॉलर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्मॉलर नंबर को एज अ डिवाइज़र लेना होता है
और लार्जर नंबर को एज अ डिविडेंड लेना होता है। यही होता है एल्गोरिथम, यही होते हैं स्टेप्स, ठीक है। यही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं जिससे आपका HCF निकलेगा, ठीक है। और आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है जिससे आप कोई भी क्वेश्चन हो खुद से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 55 से डिवाइड करेंगे किसे, 210 को, यानी कि 210 को। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 टाइम्स। 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स तो नहीं जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4 5 20 एंड 4 5 20 22 हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया। तो अब कितने टाइम्स जाएगा हमारा, अब ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स जाएगा। तो हम 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा ये 3 5 15 एंड 3 5 15 एंड 6 165। तो क्या हो गया ये 165 हो गया। और 10 माइनस 5 तो 5 हो गया, और 10 माइनस 6 तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपने देखा कि रिमाइंडर कितना आया है, 45 आया। सबसे पहली कंडीशन ये है कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से क्या होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, हमेशा और हमेशा छोटा होना चाहिए। तो आप देख रहे हो 45 55 से क्या है, छोटा है। तो अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, उसी फॉर्म में लिखेंगे जैसा कि लिखा हुआ था, क्या, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यानी कि B हमारा क्या है, डिवाइजर है, ये A क्या है हमारा, डिविडेंड है। तो डिविडेंड क्या था हमारा, 210 था, 210। डिवाइजर हमारा क्या है, 55 है, और कोशेंट हमारा क्या है, 3 है, प्लस रिमाइंडर क्या है, 45 है। अब यहीं से आपको फिर से समझना है, क्या समझना है कि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल का साइन ऐसा होता है, r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए हमें फिर से यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज़ करना है, यानी कि फिर से डिवीज़न करना है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे डिवाइज़र और डिविडेंड चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे उसे आप समझिए। यहाँ पर जो हमारा रिमाइंडर होगा वो अब क्या हो जाएगा, द रिमाइंडर विल भी क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइज़र हो जाएगा। सो रिमाइंडर यहाँ पर हो जाएगा हमारा न्यू डिवाइज़र, क्या हो जाएगा, न्यू डिवाइज़र। और जो हमारा क्या था, डिवाइजर था, क्या था, डिवाइजर, वो क्या हो जाएगा हमारा, न्यू डिविडेंड, वो हो जाएगा हमारा न्यू डिविडेंड। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम 45 से डिवाइड करेंगे किसे, 55 को। तो कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, और ये 45 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 बचेगा। फिर आपने देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर हम उसी तरीके से लिखेंगे, कैसे, 55, यानी कि हमारा डिविडेंड क्या था, 55 था, डिवाइजर क्या है हमारा, 45 है। कितने टाइम्स क्या, 1 टाइम्स, यानी कोशेंट 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना आया, 10 आया, ठीक है। अब फिर से वही चीज़ करना है, क्या करना है, फिर से हमें रिमाइंडर, यानी कि 10 अब हमारा क्या है, रिमाइंडर था, और 45 हमारा डिवाइजर था। तो यहाँ पर अब हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 10 हमारा हो जाएगा डिवाइजर, और 45 हो जाएगा हमारा डिविडेंड। तो फिर से हम इसे सॉल्व करते हैं। हम इसे तब तक सॉल्व करते रहेंगे जब तक r हमारा 0 नहीं आ जाएगा, और जब हमारा r 0 आ जाएगा उसी टाइम पे हमारा HCF निकल के आ जाएगा। तो हम इसे देखते हैं। सो 45 हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और 55 क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी 45 हमारा क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और 10 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। तो अब 10 से करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा। फिर से आपने देखा कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो अब क्या होगा, इसे हमें फिर से वैसे ही लिखना पड़ेगा, सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर हम इसे लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन का यूज करके, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 45 इज इक्वल टू 10, 10 हमारा डिवाइजर, 4 प्लस 5। अब फिर से हमें क्या करना है, फिर से वही चीज़ हमें करनी है। फिर से हमारा जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या हो जाएगा, अब डिवाइजर हो जाएगा, और जो हमारा डिवीज़र था, पुराना डिवीज़र था, वो क्या हो जाएगा हमारा, डिविडेंड हो जाएगा। तो फिर से हम करेंगे, तो अब हमारा 5 डिवाइजर, 10 डिविडेंड, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, और ये 10, और आपने देखा कि यहाँ पर ये आ गया 0। अब यहीं पे हमारे स्टेप्स क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। यहीं पे हमें क्या करना है, रुक जाना है। सो यहाँ पर भी सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0 था, तो हम इसे लिख देंगे
और ये हो जाएगा हमारा 10 को हम लिख देंगे डिविडेंड इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। सिंस r इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या हो गया है, r हमारा 0 के इक्वल आ गया है। क्या हो गया, r 0 के इक्वल आ गया है। तो जो अब हमारा न्यू डिवाइज़र होगा, न्यू डिवाइज़र यानी कि ये जो पहला वाला डिवाइज़र था वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। क्या होगा, वही हमारा HCF होगा। तो जितने भी हमारे स्टेप्स थे, यानी कि जितने भी हमारे स्टेप्स में डिवाइज़र और डिविडेंड आए हैं, उन सब का भी HCF क्या होगा, यही 5 होगा। तो हमारा जो 210 एंड 55 का जो HCF होगा वो क्या होगा, 5 होगा। HCF विल बी 5। अब आपको इस थर्ड क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप इसे इजीली सॉल्व कर पाए या नहीं सॉल्व कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं आपकी NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। सो अब हमें यहाँ पर भी क्या करना है, HCF निकालना है। वही हम यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम का यूज़ करके इसका HCF सॉल्व करेंगे, HCF निकालेंगे। देखते हैं कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हमें इसमें क्या देखना है कि कौन सा नंबर जो है बड़ा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 2 5 7 6 दिस नंबर इज ग्रेटर देन 4 0 5 2। सो यूजिंग, अब क्या करना होगा, हमें इसका HCF निकालना है। तो यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। 4052, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, डिवाइज़र होगा। एंड 12576 ये क्या होगा, हमारा डिविडेंड होगा। तो हम इसे साइड में लिखते हैं 12576 4052। देखते हैं ये कितने टाइम्स जाएगा। तो अगर आपको इसे डिफ़िकल्टी होती है कि कितने टाइम्स जाएगा, तो सिंपली क्या करना है, आपको ये लास्ट की 2 डिजिट आप कर दिया करो, कट कर दिया करो। जैसे कि ये कट कर दिया, तो ये 4 और 125 भी कितने टाइम्स जा रहा है, करीब 3 टाइम्स जा रहा है। 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, तो 12 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स ये अप्रॉक्स चला जाएगा। तो हम देखते हैं क्या ये 3 टाइम्स जा रहा है। तो 3 टाइम्स आएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 3 4 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये से स्मॉलर, तो ये हो जाएगा 0, 7 में से 5 माइनस हुआ 2 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस हुआ 4 हो जाएगा। तो 420 आ गया हमारा। अब आपने देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, सो सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, सबसे पहले हम इसे किसे लिखे, कैसे फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइजर और डिविडेंड के फॉर्म में लिखेंगे। यानी कि 12576 इज इक्वल टू 4052 मल्टीप्लाई 3 प्लस रिमाइंडर कितना है हमारा 420। सिंस r इज नॉट इक्वल टू 0, सो हम फिर से इसे वही क्या करेंगे, हम स्टेप फॉलो करेंगे। हमारा यहाँ पे जो न्यू डिवाइजर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 420 हो जाएगा। न्यू डिविडेंड क्या हो जाएगा, 4052 हो जाएगा। तो 420 से अब हम डिवाइड करेंगे किसे, 4052 को। तो अब देखते हैं कितने टाइम्स जाएगा। हम 0 और यहाँ का ये 2 कट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये अप्रॉक्स जाएगा 9 टाइम्स, क्योंकि 4 10 का कितना हो गया हमारा 40 होगा, और ये थोड़ा ये 42 बड़ा है, तो हम 9 टाइम्स इसे करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर ये 0, 9 2 जा 18 एंड 9 4 जा 36 यानी कि 37 हो जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एंड 15 में से 8 माइनस हुआ 7 हो गया, और 9 में से 7 माइनस हुआ 2 हो गया, तो 272 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर फिर से 0 नहीं आया है। फिर से हम वही स्टेप लिखेंगे, क्या करेंगे हम, 4052 इज इक्वल टू 420 मल्टीप्लाई 9 प्लस 272। Since r is not equal to 0, then we will again proceed the Euclid's algorithm. Since r is not equal to 0, अब यहाँ पे फिर से हमारा जो ये पुराना वाला डिवीज़र था और ये पुराना वाला रिमाइंडर, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर था वो हो जाएगा हमारा डिवाइज़र, और 420 यानी कि जो डिवाइज़र था वो क्या हो जाएगा हमारा डिविडेंड हो जाएगा।
तो अब हम क्या करेंगे, 272 से करेंगे, 272 से 420 को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, तो ये हो गया हमारा 272। कितना आ गया हमारा माइनस करके, यहाँ पे आ गया हमारा 148। ठीक है, फिर से हम इसे उसी तरीके से लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये 420 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 272 मल्टीप्लाई 1 प्लस 148। सो 148 आ गया। अब फिर से आपने देखा कि रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से वही हमें स्टेप करना, हमें तब तक करते रहना है जब तक r हमारा 0 के इक्वल ना आ जाए। ठीक है, फिर अब हम करते हैं, यहाँ पे हम साइड में अब करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा r इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब हम करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा न्यू डिवाइजर क्या हो जाएगा 148 हो जाएगा, और न्यू डिविडेंड क्या हो जाएगा 272। ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 टाइम्स और ये 148। यहाँ पे कितना आएगा रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 124। ठीक है, सो 124 आ गया। फिर से हम उसी तरीके से इसे लिख लेंगे, 272 इज इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। फिर से आपने देखा कि r 0 के इक्वल नहीं है, फिर से वही हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, अब हमारा न्यू डिवाइजर क्या हो जाएगा 124 हो जाएगा, और न्यू डिविडेंड क्या हो जाएगा 148 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स जाएगा, ये भी 121 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 124, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर हम इसी तरीके से लिखेंगे इसे 148 इज इक्वल टू 124 मल्टीप्लाई 1 प्लस 24। फिर से हम करेंगे, अब हमारा क्या हो जाएगा न्यू डिवाइजर 24, न्यू डिविडेंड क्या हो जाएगा हमारा 124। ये कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारा जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 124 हमारा रिमाइंडर। फिर से हम उसी तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे r नॉट इक्वल टू 0 है, फिर से हम इसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 124 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4। फिर से हम करते हैं, फिर से हमने किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा न्यू डिवाइजर होगा 4 और डिविडेंड होगा 24, तो 4 6 24 ये हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 0। अब यहीं पे हमें क्या कर देना है, इसे स्टॉप कर देना है, और न्यू जो भी डिवाइजर होगा, यहाँ पर हमारा जो डिवाइजर है वही क्या होगा हमारा HCF होगा। सो HCF ऑफ 4052 एंड 12576 विल बी 4। ठीक है, सो अगर आप बेसिकली देखें तो 12576 और 4052 का भी क्या होगा वही HCF होगा, 420 और 4052 का भी HCF वही होगा, 272 और 420 का भी HCF वही होगा, 148 272 124 148 24 124। इन सब का जो HCF होगा वो क्या होगा हमारा 4 होगा। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है जिससे आप इसके सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है, शो दैट every positive even integer is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारे इवन नंबर्स क्या होते हैं और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो हम कुछ इवन नंबर्स ले लेते हैं। देखो बुक में तो आपका दूसरी तरीके से सॉल्व कराया गया है, लेकिन आप उसे समझोगे तो आपको डिफ़िकल्टी होगी। मैं आपको वो भी मेथड बता दूंगी, लेकिन पहले आप इस मेथड को देख लो। तो इवन नंबर्स हम कुछ ले लेते हैं, जैसे कि 2 4 6 और 8। ठीक है, और अब क्या बोल रहा है, एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब हम ऑड नंबर्स कुछ ले लेते हैं। ऑड इंटीजर्स हमारे क्या हो गए 1 3 5 7। ठीक है, 4 हमने ऑड इंटीजर्स ले लिया एंड 4 हमने इवन नंबर ले लिया। अब क्या करना है, इसे 2q और 2q plus 1 के फॉर्म में ये आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। देखते हैं कि कैसे।
तो 2 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये 0 आ गया। फिर हम 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। 6 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 0 एंड 8 को करेंगे तो 2 4 जा 8 और ये हमारा 0। ऑड को भी कर लेते हैं, ऑड को किससे करेंगे, 2 से ही करेंगे तो 2 1 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, ये हमारा जाएगा 0 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारा 0 और ये हमारा 1 रिमाइंडर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और ये हमारा रिमाइंडर 1 रह जाएगा। 2 फिर 5 से करेंगे तो 2 2 जा 4 और रिमाइंडर कितना रह जाएगा 1 एंड 2 और यहाँ पे ये 7 तो 2 3 जा 6 रिमाइंडर कितना रह जाएगा 1। अब हम इसे सिंपली वही डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस 1 रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे, प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम इवन वाले नंबर्स को लिख के देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0। 4 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। 6 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। 8 को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0। अब ऑड नंबर्स को लिख के देख लेते हैं। 1 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1। 3 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 5 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। 7 को लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, यानी कि ये डिवाइजर और ये कोशेंट। तो आप देख रहे हो कि इन सब में रिमाइंडर क्या है, 0। अगर आप ये देखो कि यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है, सब में सेम है, तो क्या हम इसे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 लिख सकते हैं। अब आप देखो कि 1 2 3 4 ये क्या है, नंबर चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं या एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे कि q, तो यानी कि q की जगह हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको देखें तो 2q प्लस 1 के फॉर्म के सारे नंबर हैं या नहीं है। ठीक है, तो आपने देखा, आपने सामने ही देख लिया कि ये सारे के सारे नंबर या तो 2q फॉर्म के होंगे या 2q प्लस 1 के फॉर्म के होंगे, यानी कि जो हमारे इवन नंबर्स होंगे, जितने भी हमारे इंटीजर्स होंगे बेसिकली, क्योंकि इंटीजर्स जो होते हैं वो हमारे इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं, तो इवन नंबर जो होंगे वो 2q के फॉर्म के लिखे जाएंगे और जो ऑड नंबर होंगे वो 2q प्लस 1 के फॉर्म के लिखे जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात देख के समझ में आ गई कि हमारे 2 टाइप से ये नंबर लिखे जा सकते हैं। लेकिन आपकी बुक में क्या किया गया है, दूसरी टाइप से क्वेश्चन कराया गया है। कैसे कराया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो रिमाइंडर होना चाहिए शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि डिवीजर। यहाँ पे 2 का मतलब नहीं है, 2 का मतलब है मेरा डिवीजर से। ठीक है, रिमाइंडर जो होना चाहिए वो हमेशा डिवीजर से क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, 0 से इक्वल या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर, एनी नंबर, अगर हम कोई भी नंबर ले ले, तो अगर हमारा डिवीजर 2 होगा और मान लिया हमारा कोशेंट q हो गया, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि 0 और 2 के बीच में कितने इंटीजर आते हैं, 0 और 2 के बीच में हमारे पास 2 ही इंटीजर तो आते हैं, 0 और 1, 0 और 1 ही तो आते हैं। तो हमारा कोई भी नंबर होगा, जो हमारा इवन नंबर होगा वो हमारा 2q प्लस 0 के फॉर्म का होगा और जो हमारा ऑड नंबर होगा वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा। यही आपके बुक में क्वेश्चन कराया गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 भी बहुत ईजी है, कुछ भी परेशानी नहीं है इसमें। देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, यानी कि कोई भी हमारा ऑड इंटीजर होगा वो या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म का होगा या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म का होगा। सो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ ऑड इंटीजर्स 1 3 5 7 9 11। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4q के फॉर्म का, यानी कि डिवाइजर जो हमारा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो हम क्या लेते हैं, डिवाइजर 4 और हमारे डिविडेंड क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 0 टाइम्स जाएगा और ये 0 और ये हमारा 1 हो जाएगा। फिर 4 3 ये 0 टाइम्स जाएगा और ये 0 और ये हमारा 3 रिमाइंडर। फिर 4 5 को करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, 4 1 जा 4 और ये 1
रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 7 को करेंगे तो 4, 4 1 जा 4 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। फिर 4 से क्या करेंगे हम 9 को करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा 1। अब सिंपली हम इसे कैसे लिखते हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखते हैं। तो हम 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 को लिखेंगे हम 4, हमारा डिवाइजर 4 है, क्वोशंट क्या है हमारा 0 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 1 है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्या 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3, ठीक है। मैं सिंपली वही डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिख रही हूँ और कुछ भी अलग नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो 5 को कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। 7 को कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3। और 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 9 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1। तो आप देख रहे हो कि या तो वो नंबर 4q प्लस 1 का फॉर्म का है या तो नंबर 4q प्लस 3 के फॉर्म का है। तो आपको स्क्रीन में साफ साफ दिख रहा है कि नंबर्स जो ऑड नंबर्स होंगे वो या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म के होंगे या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म के होंगे। अब आप सिंपली जो आपकी बुक में दिया गया उससे भी समझ सकते हो। ये तो हो गया इजी वे। अब आप इसे सिंपली वे में समझो कि कैसे हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम किसी भी नंबर को कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट। तो डिवाइजर हमारा यहाँ पे 4 है, क्वोशंट हमारा q है, और प्लस हमारा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे रिमाइंडर। अब रिमाइंडर जो होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, तो 4 हो गया, और ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0। तो 0 और 4 के बीच में हमारे पास कितने नंबर आते हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए। तो हमारा नंबर या तो क्या हो सकता है 4q प्लस 0 के फॉर्म का हो सकता है, या 4q प्लस 1 के फॉर्म का हो सकता है, या 4q प्लस 3, या फिर अच्छा 4q प्लस 4 के फॉर्म का तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे 4q प्लस हम 0 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर 4q का मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर इवन नंबर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमेशा और हमेशा वो इवन नंबर देगा। जैसे कि आप देख लो खुद ही, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 11 से तो क्या आ जाएगा 22। 22 क्या एक इवन नंबर है, हाँ। 2 को मल्टीप्लाई कर दे 13 से तो क्या आ जाएगा 26। 26 भी एक क्या है, एक इवन नंबर है। तो 4 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक इवन नंबर हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा, और बाकी के बचे 1 और 3। अच्छा 4q प्लस 2 भी तो होगा एक नंबर, 4q प्लस 2, 4q प्लस 2 फिर भी हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये हमारा एक इवन नंबर हो गया, और इवन नंबर से अगर इवन नंबर ऐड होता है तो हमेशा और हमेशा इवन नंबर आता है, और जबकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ऑड इंटीजर्स निकालना है। इसलिए जो बुक में बताया गया है वो इस तरीके से बताया गया है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ही होंगे, ठीक है। तो आप कैसे भी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जो मैथड था मैंने आपको समझा दिया है। 4th नंबर देखते हैं। A sweet seller has 420 काजू बर्फीज and 130 बादाम बर्फीज। अरे भाई यहाँ पे तो आ गया एक स्वीट सेलर, ठीक है, उसके पास 420 काजू बर्फीज हैं। इसे देख के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है किसी के, चलो अच्छा आ रहा हो तो अभी पहले क्वेश्चन समझ लो। 420 काजू बर्फीज है एंड 130 बादाम बर्फीज है, ठीक है। शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे। व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। वैसे आपको जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स होती है उनमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है, बट आपको अब डरने की जरूरत नहीं है। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे कि क्यों ऐसा किया गया, ठीक है। तो आपने कभी मिठाई बनाने वाले को देखा होगा, उसके पास ऐसी क्या होती है, ट्रे होती है, ठीक है। अब उसने बादाम बर्फी और काजू बर्फी बना के रखी हुई है, ठीक है। अब वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि उसके कॉलम्स में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर क्या हो, बर्फी के आ सकें, ठीक है। वो या तो काजू बर्फी हो या तो बादाम बर्फी, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी इसमें लेंथ उसमें आ सके, ब्रेड्थ में आ सके, ठीक है। और ये जो हमारी ये लेंथ है इसको हम छोड़ देते हैं, यानी कि लेंथ मतलब ये जो हमारा लीस्ट एरिया है वो क्या करे, कम से कम लीस्ट एरिया कवर करे, ठीक है। तो यानी कि अगर जो हमारी काजू बर्फीज हैं, जैसे कि अगर हम ये काजू बर्फी अगर हम इसे कर दें, ये काजू बर्फी, तो ये हमारी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट तक रीच हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जो हमारा कॉलम है, कॉलम में मान लिया हमारी एक्स बर्फीज आती है,
ठीक है। और यहाँ तक मान लिया बर्फी हमारी सारी खत्म हो गई, यहाँ तक मान लिया हमारी सारी बर्फी खत्म हो गई, कौन सी, काजू बर्फी। तो यहाँ तक मान लिया y, यानी कि जो हमारे टोटल कॉलम्स आए हैं वो कितने आए हैं, y आए हैं, और जो रो आई हैं वो कितनी आई हैं, x रो आई हैं। अब यहाँ से मान लिया हम क्या कर रहे हैं, बादाम बर्फी रख रहे हैं, ठीक है, बादाम बर्फी रख रहे हैं, और बादाम बर्फी भी उसी हाइट तक होंगी, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा इसकी लेंथ है ये हमारी क्या होगी, अलग होगी, क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल z हमने मान ली। तो अगर मैं कहूँ कि टोटल काजू बर्फी कितनी है, इतने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ तक, तो आप कहोगे कि काजू बर्फी जो होंगी वो हमारी होंगी x मल्टीप्लाई y। ऐसा ही तो होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने 4 स्टैक बना लिए ये, ठीक है, और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 3 और 4, ठीक है, तो हमारे पास 2 रो है और 2 क्या है, कॉलम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 करके क्या निकालते हैं हम, टोटल नंबर्स निकालते हैं, तो वैसे ही निकालते x मल्टीप्लाई y। अब अगर बादाम बर्फी की बात की जाए तो बादाम बर्फी हमारे पास टोटल कितनी है, x मल्टीप्लाई z। अब आप देख रहे हो कि ये क्या है हमारा x, यानी कि कॉमन, और यही हमें निकालना है। अब आपको बात समझ में आ गई, यही हमें निकालना। अब अगर आपसे पूछ लिया जाता कि लेंथ में कितनी कितनी है, लेंथ यानी कि कॉलम कितने कितने आएंगे, तो आप क्या करते, जो भी हमारी वैल्यू आती है उसमें क्या कर देते, x से डिवाइड कर देते, ठीक है, यानी कि 420 से x 420 में 420 को x से डिवाइड कर देते तो भी तो हमारी लेंथ आ जाती, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली इसका निकालना है HCF ऑफ 420 एंड 130, और यूक्लिड्स थ्योरम का यूज़ करके आपको क्या निकालना है, इसका आपको इसका यूक्लिड्स थ्योरम का यूज़ करके HCF निकालना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो आज की फर्स्ट क्लास के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।